आइए आज की बात एक इमारत से शुरू करते हैं। एक बहुत ही पुरस्कार इमारत। एक ऐसी जगह जिसके बनाने वालों ने तो पूरी कोशिश की थी कि दुनिया को उसकी कभी भनक भी ना लगे। जरा सोचें, चीन में हार्बिन शहर के पास एक पूरे कस्बे जितनी बड़ी जगह, बज़ाहिर तो बिल्कुल गुमनाम सी, लेकिन अंदर क्या था? लेबोरेटरीज थीं, अपना हवाई अड्डा था, और वहां काम कौन कर रहा था? जापान के चोटी के साइंसदान। तो सरकारी कागजों में इसका नाम था वबाई अमराज की रोकथाम और पानी साफ करने का महकमा। सुनने में तो कितना अच्छा लगता है ना, लेकिन ये सब एक भयानक धोखा था। इसका असल काम बीमारी को रोकना नहीं था, बल्कि जानबूझकर जिंदा इंसानों पर बीमारी पैदा करना था। देखें, ये सिर्फ कोई डरावनी कहानी सुनाने का मकसद नहीं है। ये समझने की कोशिश है कि कैसे आम पढ़े लिखे लोग नाकाबिले तसव्वुर जुल्म कर सकते हैं। ये कहानी है नज़रिए की, सल्तनत की, और कैसे साइंस को एक हथियार बना दिया गया। अच्छा, तो यूनिट 71 को समझने के लिए हमें थोड़ा पीछे जाना पड़ेगा, 19वीं सदी के आखिर और 20वीं सदी के शुरू वाले जापान में। ये वो दौर था जब जापान को लग रहा था कि उसकी बका खतरे में है। सिर्फ कुछ दहाइयों की बात है। जापान एक जागीरदाराना निज़ाम से निकलकर एक जदीद साम्राज्यी ताकत बन गया। पहले अमेरिका के दबाव में उसे दुनिया के लिए अपने दरवाजे खोलने पड़े। फिर उसने चीन को हराया, फिर रूस को, और इन फतूहात में उसकी भूख को और बढ़ा दिया। उसने वही रास्ता अपनाया जो उसे मगरबी ताकतें अपनाते हुए नजर आ रही थीं। और सबसे अहम बात यह है, ये नया इलाका जो टोक्यो की नज़रों से बहुत दूर था, फौज के लिए एक खुली छूट बन गया। यहाँ कोई पूछने वाला नहीं था, और यही वो माहौल था जिसमें यूनिट 731 जैसा जुल्म पनप सकता था। ठीक है, तो अब पस मंजर समझ में आ गया है। अब जरा खुद इस यूनिट के अंदर झांकते हैं। इसका मास्टरमाइंड कौन था, इसके पीछे सोच क्या थी, और वहां होता क्या था। देखिए, हर जुल्म के पीछे कोई ना कोई मेमार होता है। यूनिट 731 का मेमार था शीरो इशी। ये कोई फिल्मी विलन नहीं था, बल्कि एक बहुत ही ज़हीन, काबिल और बेरहम साइंसदान था। इसे पूरा यकीन था कि हयातियाती हथियार ही जंग का मुस्तकबिल है, और इसने अपनी हुकूमत को इस बात पर कायल भी कर लिया। और ये बात समझना बहुत बहुत जरूरी है। यूनिट 731 कोई चंद पागल साइंसदानों का खुफिया प्रोजेक्ट नहीं था। नहीं, उसे खुद शहंशाह की मंजूरी हासिल थी, सरकारी पैसा लग रहा था, और मुल्क की बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटियां इसके साथ थीं। ये एक मुकम्मल रियासती प्रोग्राम था। इस सब को मुमकिन बनाने के लिए वहां के रिसर्चर्स कैदियों को इंसान नहीं समझते थे। वो उनके लिए एक लफ्ज़ इस्तेमाल करते थे, मारूता, यानी लकड़ी के कंधे। इंसान नहीं, दुश्मन नहीं, बस लकड़ी का एक टुकड़ा जिसे इस्तेमाल करके फेंक दिया जाए। ये एक लफ्ज़ ही था जो उनके ज़मीर को सुला देता था और इन मजालिम को मुमकिन बनाता था। लफ्ज़ तो था मारूता, लेकिन उसके पीछे की हकीकत कितनी भयानक थी, वो साबिक रिसर्चर की बात से जाहिर होती है। खुद बता रहा है कि हम जिंदा इंसानों के आज़ा निकालते थे, और हमें पता होता था कि वो जिंदा हैं। इस यूनिट के अंदर जो तजुर्बात होते थे, उनका तसव्वुर करना भी मुश्किल है। कैदियों में जानबूझकर ताउन और एंथ्रेक्स जैसी बीमारियां फैलाई जाती थीं। उन्हें मनफी 40 डिग्री की सर्दी में छोड़ दिया जाता था, ये देखने के लिए कि जिस्म कैसे जमता है, और सबसे ज्यादा खौफनाक, उनकी जिंदा चीरफाड़ की जाती थी बगैर बेहोश किए। और ये भी याद रखना जरूरी है कि ये मारूता कोई बेनाम लोग नहीं थे। ये हजारों हकीकी इंसान थे। ज्यादातर तो चीनी शहरी थे, लेकिन इनमें कोरियाई, मंगोल, सोवियत शहरी और यहाँ तक के कुछ अमरीकी और बरतानवी जंगी कैदी भी शामिल थे। अब कहानी का रुख जंग के इख्तिताम की तरफ मोड़ते हैं, जब सब कुछ छुपाने की कोशिशें हुईं और फिर एक ऐसा सौदा हुआ जिसने यकीनी बनाया कि मुजरिमों को कभी सजा ना मिले। अगस्त 1945, सोवियत फौज मंचूरिया में दाखिल हो रही थी। शीरो इशी ने अपने आखिरी अहकामात दिए, सब कुछ तबाह कर दो। इमारतों को उड़ा दिया गया, सारे कागजात जला दिए गए, और जो कैदी बच गए थे उन्हें मार दिया गया। और अमले को हुक्म मिला, खामोश रहना और इस राज को अपने साथ काबुल में ले जाना। तो यहाँ एक बहुत बड़ा सवाल पैदा होता है। जब जंग खत्म हुई तो टोक्यो में जंगी जराइम के मुकदमे चले, लेकिन इतने बड़े पैमाने पर जराइम के बावजूद यूनिट 731 का जिक्र तक क्यों नहीं हुआ? जवाब मिलता है इस अमेरिकी फौजी मेमोरेंडम से, जिसे बाद में डीक्लासिफाई किया गया। इसमें साफ साफ लिखा है कि यूनिट 731 से मिलने वाला हयातियाती जंगी डेटा इंसाफ से कहीं ज्यादा कीमती था। अमेरिका सर्द जंग की तैयारी कर रहा था और उसे हर हाल में एक बढ़तरी चाहिए थी। ये सीधा सीधा शैतान से सौदा था। इंसाफ को बेचकर साइंसी डेटा खरीद लिया गया।
अमेरिका ने उन लोगों को मुकम्मल तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया जिन्होंने हज़ारों इंसानों पर वो तजुर्बात किए थे जिनका जिक्र भी मुश्किल है। और इस सौदे का नतीजा क्या निकला? शीरो इशी एक आज़ाद शख्स की हैसियत से मरा। इसके बहुत से साथी बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटियों और कंपनियों में आला ओहदों पर फायज हुए। नाजी डॉक्टरों के बरक्स उन्हें अपने जुराइम की कभी कोई सज़ा नहीं मिली। तो अब सवाल ये है कि इंसाफ के इस तरह पामाल होने के लंबे अरसे में क्या असरात मुरत्तब हुए हमारी तारीख की समझ पर और आज की अखलाकियात पर भी। जर्मनी और जापान का मुआजना करें तो फ़र्क साफ नज़र आता है। जर्मनी ने न्यूरमबर्ग ट्रायल्स के जरिए अपने जराइम का सामना किया। इसी से जदीद मेडिकल एथिक्स की बुनियाद पड़ी। जापान में क्या हुआ? जराइम को दबा दिया गया, मुजरमों को माफ़ी मिल गई और तारीख से एक अहम सबक गायब कर दिया गया। और ये हमें आज भी एक बहुत मुश्किल इखलाकी सवाल पर ला खड़ा करता है। क्या ऐसा इल्म जो जुल्म के ज़रिए हासिल किया गया हो उसे इस्तेमाल करना चाहिए? एक तरफ दलील ये है कि इल्म को छुपाने से आज के साइंसदानों का नुकसान है। दूसरी तरफ इस डेटा को इस्तेमाल करना इन जराइम को एक तरह से जायज़ करार देने जैसा है और इन मुतासरीन की तौहीन है जिन पर यह जुल्म हुआ। इसका कोई आसान जवाब नहीं है। आखिर में यह बात मामले की तह तक पहुंचती है। माजी की बदतरीन हकीकतों को तस्लीम करने से इनकार करना सिर्फ तारीख दोहराने का खतरा नहीं है, ये एक ऐसा अमल है जो मुस्तकबिल में ऐसे वाक़यात के लिए हालात पैदा करता है। अधूरी तारीख हमेशा खतरनाक होती है। तो आखिर में हम इसे एक परेशान कन सवाल के साथ रह जाते हैं। वो हालात जिन्होंने यूनिट 731 को जन्म दिया, यानी इंसानों को गैर इंसानी समझना, फौज को खुली छूट दे देना और साइंस को कौमी मफाद का हथियार बना लेना, ये सिर्फ तारीख का हिस्सा नहीं है। ये वो खतरात हैं जो हमेशा मौजूद रहते हैं। क्या ऐसा कुछ दोबारा हो सकता है? इस पर गौर करना हम सब के लिए ज़रूरी है।